चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो एडिशनल कॉन्सेप्ट थे लिमिट को समझने के लिए वो देखे थे। इसमें अभी हम वो लेवल पे आ गए हैं कि अब लिमिट को इवेल्युएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। मतलब किसी भी फंक्शन का लिमिट वैल्यू या लिमिटिंग फॉर्म क्या है वो ढूंढना है, मतलब लिमिट इवेल्युएट करना है। और उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक अवेलेबल है। एक तो है कि हम यूज करेंगे टेब्यूलर मेथड, ये एक टेक्निक है जो मैंने डिस्कशन में लिया है। इस पर सेपरेट क्वेश्चंस भी आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन क्या होता है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट क्या है वो सपोज डिटर्मिनेबल ना हो, तो हम वेरी क्लोज टू दैट, मतलब ऐसी वैल्यू निकालते हैं जो उसके काफी करीब हो, ठीक है। और वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करे और राइट हैंड साइड से अप्रोच करे, ऐसे 3-4 वैल्यू लेके हम चेक करेंगे और दोनों साइड से किसी एक कांस्टेंट नंबर या फाइनाइट नंबर को वो अप्रोच कर रहा है तो हम मान लेंगे कि लिमिट का एग्जिस्टेंस है और लिमिट की वैल्यू वो फाइनाइट नंबर है। इसके लिए हमें पूरा एक टेबल ड्रॉ करना पड़ता है, LHS लिमिट भी निकालनी पड़ती है, RHS लिमिट भी निकालनी पड़ती है और उसके बाद हम जज करते हैं। तो एक मेथड है टेब्यूलर मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है एल्जेब्रिक मेथड या मैथमेटिकल मेथड। तो टेब्यूलर और एल्जेब्रिक या मैथमेटिकल मेथड का हम यूज करेंगे। दोनों पैटर्न के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है। हम पहले यहां आएंगे कि एल्जेब्रिक मेथड या मैथमेटिकल फॉर्मेट से देखा जाए तो कैसे हम लिमिट को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 4 अलग अलग सब टेक्निक अवेलेबल है, जिसमें पहली टेक्निक का नाम है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। दूसरी टेक्निक को हम बोलेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तीसरी टेक्निक है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, और चौथी टेक्निक है यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ लिमिट। लिमिट के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये 4 टेक्निक से हमें काम करना है, और मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डर में फॉलो करनी है। मतलब जब आप एल्जेब्रिक मेथड यूज कर रहे हो तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सर ये मेथड क्या है, ये टेक्निक क्या है, ये तो बताया मैंने नहीं बताया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन प्रोसेस मालूम होना चाहिए कि पहले हम ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन टेक्निक का यूज करेंगे। उससे काम नहीं होता है तो फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। फैक्टराइजेशन से भी आप लिमिट नहीं निकाल सकते तो रैशनलाइजेशन की टेक्निक चेक करेंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट की, मतलब ये ऑर्डर में हम सॉल्व करेंगे कि पहले ये मेथड पढ़ेंगे, इससे काम नहीं होता है तो दूसरी मेथड, ये दोनों से काम नहीं होता है तो तीसरी मेथड, ये चौथी मेथड, ये मान के चलो। इसका ये मतलब है कि कभी कभी क्वेश्चन को देख के, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 मेथड से हो सकते हैं। वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व होता है, रैशनलाइजेशन से और स्टैंडर्ड रिजल्ट हो सकता है। तो ये तीनों टेक्निक का यूज करके भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपकी उस वक्त चॉइस होगी कि आपको कौन सी मेथड या कौन सी टेक्निक यूज करनी है। लेकिन हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो किसी एक पैटर्न से ही सॉल्व होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये ऑर्डर में जाएंगे लेकिन 1 by 1। तो पहले ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है,
फैक्टराइजेशन क्या है, ये सब हम पहले समझेंगे। 1 बाय 1 हर मेथड का यूज करेंगे, फिर कंबाइंड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक काम कीजिए, ये जो चार्ट है वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना, ठीक है। और अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। सर कौन सी मेथड, हम टेब्यूलर मेथड से जाएंगे, एल्जेब्रिक? टेब्यूलर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले एल्जेब्रिक वाले पूरे सब क्वेश्चन खत्म कर देंगे, बाद में हम टेब्यूलर पे आने वाले हैं। तो हमारा ऑर्डर ये रहेगा, पहले हम एल्जेब्रिक मेथड का यूज करते हैं। कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। एल्जेब्रिक मेथड से लिमिट इवेल्युएट करने की अलग अलग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है वर्किंग रूल्स। वर्किंग रूल्स मतलब लिमिट के जो वर्किंग रूल्स है वो पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान के चलते हैं कि सपोज f ऑफ x एंड g ऑफ x ऐसे दो फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x का कोई रिजल्ट m आ रहा है, मतलब m इज अ लिमिटिंग वैल्यू, और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x जो है उसका लिमिटिंग वैल्यू n है, ये हमें मालूम है, ऐसा मान के चलो। तो आपको ऐसा बोले कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो इसका ये मतलब होता है कि f ऑफ x और g ऑफ x दोनों फंक्शन को ऐड कर दो और उसके बाद उसके लिमिट को इवेल्युएट करो x टेंड्स टू a पर लिमिट की वैल्यू क्या है। या फिर आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि ये दोनों फंक्शन जो है उसके लिमिट सेपरेटली इवेल्युएट कर दो, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये दोनों सेपरेटली निकाल दो, और इनका जो रिजल्ट है वो आपका आंसर, मतलब वो क्या है, m है और n है। तो सपोज लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x m है और लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x n है, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x का मतलब होगा m प्लस n, क्योंकि ये एक सेपरेट लिमिट है, ये एक सेपरेट लिमिट है, दोनों को ऐड कर दें। सर ऐसा माइनस में भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल एक साथ काम कर रहे हैं, एक जैसे ही है और कुछ नहीं है। सेम वे सपोज लिमिट x टेंड्स टू a आपको f ऑफ x इंटू g ऑफ x, मतलब मल्टीप्लीकेशन रूल की बात करें तो भी आप उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x, मतलब एक तो f ऑफ x के साथ जो लिमिट है वो निकालो और मल्टीप्लाई करके लिमिट x टेंड्स टू ए g ऑफ x भी निकालो, जिसका रिजल्ट सपोज m और n है, तो m इंटू n आपका आंसर होगा। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है, तो ये मल्टीप्लीकेशन रूल है। क्या सर ऐसा डिवीजन रूल भी है? हाँ बिल्कुल। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाई g ऑफ x का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, और जिसका आंसर होगा m डिवाइड बाई n, क्योंकि ये लिमिट हमने पहले से मान के चले कि ये लिमिट m है और लिमिट n है, तो m डिवाइड बाई n। इस तरीके से ये वर्किंग रूल है। वैसे 4 वर्किंग रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये 2, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। तो लिमिट के वर्किंग रूल्स भी हमें पता होने चाहिए, तब हम एल्जेब्रिक मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे स्टडी मटेरियल में से सबसे पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। x जब 1 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी वो चेक करना है। तो सिंपल सा फर्स्ट मेथड है कि आप क्या करो,
या जहां पर भी ये फंक्शन में x है वहां x की जगह पर 1 रख दो। जस्ट सब्स्टिट्यूट 1 इन प्लेस ऑफ x, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सीधा सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है। जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इसका मतलब x की वैल्यू 1 x में डाल रहा हूं तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, लिमिट निकल गया। अब मैं लिखूंगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5। अच्छा, जब मैंने x की वैल्यू 1 समझ के रखी हुई है लेकिन x इक्वल्स टू 1 नहीं है, x इज जस्ट टेंडिंग टूवर्ड्स 1, मतलब वो 1 के बहुत करीब है लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं होता, लेकिन मैंने उसकी जगह पर सीधा 1 लिख दिया है। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये लिखा हुआ है लेकिन है नहीं, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट में लिखना है कि ऑफ कोर्स x की जगह पर हमने 1 लिखा है लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 1, ऐसा हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भले हमने 1 लिया हुआ है बट इट इज नॉट 1, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, नॉट एग्जैक्ट 1। तो 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं कि इट इज नॉट एग्जैक्ट 1, इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 1, ये एजम्पशन करके मैं काम कर रहा हूं। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जब भी मैं वैल्यू डालूंगा, ठीक है, तो अब मैं बाजू में ऐसे लिख दूंगा कि वैल्यू 1 जब भी लिखेंगे या जो जिसको भी टेंड कर रहा है वो वैल्यू जब हम फंक्शन में डालेंगे तो नॉट इक्वल टू लिख के रखेंगे। इसका आंसर होगा 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 7 प्लस 5, तो ये तो हो गया 12। तो आंसर आ गया, बस खत्म। लिमिट की वैल्यू 12 है, ये लिमिट की वैल्यू 12 ऐसा आंसर है, बस हो गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ बिल्कुल इजी है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और वो जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 6 अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। करना क्या है, सिंपली जहां x है वहां 6 रख दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 4। ऑफ कोर्स x इज नॉट इक्वल टू 6 लिखता हूं लेकिन मैं बोल देता हूं कि नॉट इक्वल टू 6, इट्स अप्रोक्सीमेटली 6, बस ये बोलने के लिए। 6 स्क्वायर 36, 36 माइनस 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 32। ये आंसर लिखो चलेगा। कोई ऐसा बोले कि क्या मैं इसको 8√2 ऐसा लिख सकता हूँ? यस लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 32 का मतलब होता है 16 इंटू 2 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, तो इसको मैं 4√2, 8√2 नहीं 4√2 भी लिख सकता हूँ। √32 लिखो या 4√2 लिखो, दोनों एक ही चीज है। आप एक्सटेंड करके इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हो। करना क्या है भाई, सिंपली x की जो x जिसको टेंड कर रहा है वो वैल्यू फंक्शन में डाल दो, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। तो काफी सिंपल सा टास्क है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 26। तो एक काम कीजिए, 26 तक आपको होमवर्क करना है, ठीक है, अप टू 26। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आपको बोला गया है कि इसके लिमिट की वैल्यू निकालें। हमारा टारगेट फिक्स है कि हम क्या करेंगे, तो पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब यहां पर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम शुरू करता हूं। तो जब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 ये न्यूमरेटर होगा। डिनोमिनेटर होगा 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। 9 माइनस 6 माइनस 3 और यहां 9 माइनस 15 प्लस 6। अब ध्यान से देखें तो 9 माइनस 6 माइनस 3 मतलब न्यूमरेटर भी 0 हुआ है और डिनोमिनेटर भी 0 हुआ है।
ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से लिमिट की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, ये तो मैथमेटिक्स का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 0/0 आ गया। जब भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो और आपको आंसर 0/0 मिल जाए तो ये मान के चलो कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अब अवेलेबल नहीं है, हम उससे आगे जाएंगे तो दूसरी कौन सी मेथड है? दूसरी मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, काम ये करेंगे कि फैक्टर्स निकालेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपका पहला ऑप्शन है, हमेशा फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही है, उससे काम बन जाए तो कोई टेंशन है ही नहीं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कब अवेलेबल नहीं होगा, पहले हम ट्राई करेंगे, चेक करेंगे और 0/0 आ गया, इसका ये मतलब है कि अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चलेगा, कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो उसमें हम ऑर्डर रखेंगे कि और टेक्निक यूज करनी है, तो सबसे पहले यूज करेंगे कौन सी टेक्निक, तो नाम है भाई इसका फैक्टराइजेशन। क्या मैं फैक्टर्स से काम कर सकता हूं, चेक करते हैं। तो फैक्टराइजेशन में क्या होगा, तो न्यूमरेटर में एक फंक्शन है या एक इक्वेशन है या एक फैक्टर हम न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। चलिए तो वर्किंग कर रहा हूं मैं यहां पर, और पहला वर्किंग है कि मैं न्यूमरेटर मतलब x² - 2x - 3 के फैक्टर्स निकालूंगा। अब 1 × 3 -3 के ऐसे दो फैक्टर निकालो, -2 आए तो -3 × 1 तो -3 + 1। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि x² - 3x + 1x - 3। अब यहां से मैं x कॉमन निकालूं तो ये बचेगा x - 3, और यहां से 1 कॉमन निकालूं तो ये बचेगा x - 3। ये -3x + 1x मैंने यहां एडजस्ट कर लिया -2x के लिए, और अब ये बन जाएगा x - 3 और x + 1। तो न्यूमरेटर जो है, ठीक है, वर्किंग नंबर 1 में उसके फैक्टर्स मैंने निकाल दिए। ऐसा ही मैं डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स निकाल सकता हूं, जैसे कि x² - 5x + 6। 6 के मुझे ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं, -5 हो, सो -3 - 2 से +6 हो जाएगा, और ये -5 भी हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x² - 3x - 2x + 6। यहां से x कॉमन निकालेंगे तो x - 3, और यहां से -2 कॉमन निकालेंगे तो भी यहां बचेगा x - 3। तो x - 3 ये दोनों में कॉमन, तो बचा हुआ जो वैल्यू है वो x - 2। अच्छा, ये इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो तो आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक में, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है तो 1, मतलब उसको बोलते हैं मोनिक। 1 कोएफिशिएंट है, सपोज इसके बजाय ऐसा होता कि 3x² + 5x - 6, तो इसके साथ कोएफिशिएंट 3 है तो वो मोनिक नहीं है। लेकिन जब भी ये फंक्शन या ये इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो मोनिक है, मतलब जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ऐसे केस में आप ये प्रोसीजर ना भी लिखो और डायरेक्टली आप फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे कि -3 और 1 आपने डिटरमाइन कर लिए तो आपके फैक्टर हो जाएंगे x - 3 x + 1, ये +1 है, 1 मतलब +1 है, तो देखो वही आ रहा है। यहाँ -3 - 2 है तो आप डायरेक्टली बोल दो x - 3 x - 2, तो आप निकालोगे तो भी वही बन रहा है x - 3। तो मोनिक होना चाहिए, मोनिक मतलब जो x² है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ना हो तो ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। चलिए यहां पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, फैक्टर्स जो हमने निकाले वो पहले लिखते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, ये लिमिट लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आप 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते तब तक ये जो है वो लिमिट मेंटेन करेंगे। न्यूमरेटर के लिए मैं लिखूंगा x - 3 x + 1, और डिनोमिनेटर के लिए लिखूंगा x - 3 x - 2।
अब आप देख सकते हो कि x माइनस 3 x माइनस 3 दोनों ये फैक्टर कैंसल कर सकते हैं, और कैंसल कर रहे इसका ये लॉजिक है कि x इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि x जो 3 होता तो 3 माइनस 3 0/0 बन जाता, और ये फिर डिविजिबल नहीं है या कट करने के लायक नहीं है। मतलब हम तो टेंड्स टू 3 मान रहे हैं ना, एग्जैक्ट 3 तो मान ही नहीं रहे, तो ये कट करने का मेरे पास राइट है। ये 0 और ये भी 0 हो जाता तो 0 के अगेंस्ट 0 ऐसा कट करके 1 नहीं लिख सकते, वो अलाउड ही नहीं है। लेकिन ये x माइनस 3 हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 3 नॉट इक्वल टू 3, मतलब ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये भी एग्जैक्ट 0 नहीं, तो कोई ना कोई नंबर है, तो वो तो नंबर हम कट कर सकते हैं। तो एक बार ये कट हो गया, इसके बाद जो भी हमारा एक्सप्रेशन बचता है, ये बचा हुआ एक्सप्रेशन x प्लस 1 x माइनस 2, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का हो गया हो। हाँ, कट हो जाने के बाद अब जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट इसके बाद आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, मतलब फिर से मेथड 1, ठीक है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही है, x की जगह पर मैं 3 रख दूंगा तो 3 प्लस 1 3 माइनस 2, लेकिन मैं यहां क्लेरिफाई करूंगा कि ऑफकोर्स मैं 3 लिख रहा हूं लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 3, 3 प्लस 1 मतलब 4, 3 माइनस 2 मतलब 1, तो इसका आंसर 4। तो ये फंक्शन का लिमिट 4 है जो हमने इवेल्युएट किया है, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। कुछ डरने की बात नहीं है। फैक्टराइजेशन में करना क्या है, तो इसके स्टेप जो है वो मैं आपको बता दूंगा। एक काम कीजिए, पहले इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अलग है, समझने के लिए है और कुछ नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करना क्या है ये क्वेश्चन में, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऐसा मान के चलते हैं, तो पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में 0/0 आ गया तो आप जाएंगे फैक्टराइजेशन पर। फैक्टराइजेशन में क्या करना है, न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के दोनों के फैक्टर्स निकालने और वो फैक्टर्स यहां पर सब्स्टिट्यूट करने। उसमें से कॉमन फैक्टर कट हो जाएंगे, जैसे कट हो गए नेक्स्ट स्टेप जो होगा और जो एक्सप्रेशन बनेगा वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए गारंटी है अवेलेबल हो जाएगा। अब क्वेश्चन फर्स्ट मेथड का मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का हो गया और उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। जब भी आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तब लिमिट वाला जो फॉर्मेट है वो लिमिट निकल जाएगा। जब तक आपने वैल्यू नहीं डाली है तब तक लिमिट 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 ऐसा लिखते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रेजेंटेशन में ध्यान रखिएगा, सर कब लिमिट वाला वैल्यू निकाल दे या लिमिट लिखा हुआ लिखने का बंद कब कर दे, डरने की बात नहीं है। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो तब लिमिट निकल जाएगा। मतलब जब वैल्यू निकालने का काम शुरू करते हो, फैक्टर्स तक तो रहेगा, वैल्यू निकालने का काम शुरू करते हो तो लिमिट वाला लिखा हुआ जो एक्सप्रेशन है उसमें से लिमिट निकल जाएगा और वैल्यू उसकी जगह पर आप रख दोगे। क्या करना है, पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ और 0/0 आ गया तो फैक्टराइजेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के फैक्टर निकालेंगे, वो फैक्टर एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे। कट हो जाने के बाद जो एक्सप्रेशन बचेगा वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट निकाल दो और फाइनल आंसर निकालना है। एक और क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके बाद होमवर्क लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 1 2x² प्लस x माइनस 3 अपॉन x² माइनस 1। अब यहां पर पहले रफली चेक, अब एक लेवल बढ़ गया, हम रफली चेक करेंगे कि भाई 0/0 हो रहा है, हो नहीं रहा हो तो हम सब्स्टिट्यूशन करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन हम रफली चेक करेंगे। सपोज मैं 1 यहां पर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 माइनस 3, ये न्यूमरेटर 0 हो गया। ये 1 रखे तो 1² 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 0 आ गए, 0/0। इसका मतलब हमें और कोई टेक्निक का यूज करना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले हम प्रेफरेंस देते हैं फैक्टराइजेशन को। तो फैक्टराइजेशन पे आ जाते हैं, तो न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं। देखते हैं, वर्किंग करते हैं।
लिमिट न्यूमरेटर पार्ट क्या है 2x² प्लस x माइनस 3। देखो ये मॉनिक नहीं है, इसका मतलब हमें पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा। 2 3 जा -6 के ऐसे फैक्टर निकालो +1 हो तो 6, 3 2 जा 6, तो ये माइनस होना चाहिए, तो दोनों में से एक की साइन माइनस, तो स्मॉलर वैल्यू की रखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पॉजिटिव +1 चाहिए। तो 3 × -2 -6 और 3 - 2 +1, तो ये काम हो गया। ये एक बार आपका काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। क्या करेंगे भाई, यहां से x कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 3, -1 कॉमन निकालेंगे तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 और x माइनस 1। डिनोमिनेटर की बात करें तो वो है x² माइनस 1। ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, x² माइनस 1 के फैक्टर्स होंगे x प्लस 1, x माइनस 1। तो चलिए प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर के फैक्टर्स जो है वो है 2x प्लस 3, x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसल, और कैंसल कर रहे हैं उसी एजम्पशन पे कि x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 होगा तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 0 कट कभी नहीं कर सकते, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू, इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1। वो एक को अप्रोच कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1 है, एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं कट कर सकता हूं। 0 के अलावा किसी भी फिगर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट कर सकता हूं। अब जो बचा वो एक्सप्रेशन सिर्फ एक बार लिखना है, वो है 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। जैसे कट हुआ उसके बाद जो स्टेप बनता है वहां से आपका क्वेश्चन कौन सा हो गया, फर्स्ट मेथड का, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का हो गया। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, कर देंगे तो 2 × 1, जैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे लिमिट निकल जाएगा +3, ऐसे ही 1 + 1। आपने x की जगह पर 1 क्यों लिख दिया? हाँ, लेकिन मैं x इज अप्रोक्सीमेटली 1 मान के चलता हूं, तो आपने तो एग्जैक्टली लिखा है, तो क्लैरिफाई करो कि भाई एग्जैक्टली लिखा है लेकिन मानते नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 1 यही मान के चल रहे हैं। ओके, सो 2 × 1 2 + 3 5 and 1 + 1 2, तो फाइनल आंसर 5/2। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x। सर ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का है, हो सकता है, पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के लिए भी अभी ये वैलिड चीज नहीं है। कैसे देखते हैं, जैसे 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2 मतलब ये 1/0। तो सपोज मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूं तो 1/0 मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम वे 2 डिवाइड बाय x², तो 2² 4 माइनस 2 × 2 4 माइनस 4 0, अगेन -2/0, तो 1/0 भी इनफाइनाइट है, 2/0 भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी एक ऐसा फॉर्म है जो कि मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट। तो इसका ये मतलब है कि 0/0 नहीं आ रहा है, लेकिन मैथमेटिकली जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो तो है ही। तो एक काम करते हैं, इसको भी मैं थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करूं। मैं यहां पर फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूं। सिंप्लीफाई करने के बाद मैं सब्स्टिट्यूशन के लिए सोचूंगा। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना हो तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन, अच्छा x² माइनस 2x में x कॉमन निकाले तो ये बनेगा x माइनस 2। चलिए ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, एक काम करते हैं, x माइनस 2 x और x माइनस 2 ये 3 फैक्टर्स है, एलसीएम लेंगे तो कॉमन बनेगा x × x माइनस 2। x माइनस 2 तो है ही यहां पर, ये रहा x माइनस 2, x और x माइनस 2 3 फैक्टर में से कॉमन 2 है, x यानी x माइनस 2। ओके, तो x माइनस 2 कॉमन है तो एक ही बार लिया, x है अलग तो ले लिया। अब ये 2 फैक्टर
डिनोमिनेटर में होने चाहिए। यहां x और x माइनस 2 में से x माइनस 2 है, क्या नहीं है, x नहीं है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू x बन जाएगा। और यहां तो एलसीएम के दोनों फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो ठीक है, वहां कोई चेंज नहीं होगा, इंटू 1 तो 2 इंटू 1 भी 2, तो ये x माइनस 2 बचेगा। x माइनस टू कैंसल। अरे सर कैंसल कर लेके तो कैसे करेंगे, हम ये मान के कर रहे हैं कि x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 होता तो 2 माइनस 2 0/0 हो जाता, जो चलेगा नहीं। लेकिन मैं कैंसल कर रहा हूं कि x इज टेंडिंग टूवर्ड्स 2, इट इज जस्ट अप्रोचिंग टू 2, नॉट एग्जैक्ट 2। एग्जैक्ट 2 नहीं है तो कोई और नंबर बनेगा, और दो नंबर, 0 के अलावा कोई भी 2 नंबर हो हम कट कर सकते हैं। तो अब क्या बचा, मैंने आपको बताया था कि जैसे कट हो जाएगा फिर जो भी बचेगा वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। हो गया, चलिए अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, तो 1/2, लेकिन कौन सी एजम्पशन, x इज नॉट इक्वल टू 2 जस्ट टेंडिंग टूवर्ड्स 2, ये मान के चलते हैं। तो कभी कभी फैक्टर्स निकालने के बजाय सिर्फ सिचुएशन को या डेटा को सिंप्लीफाई करो तो भी एक टाइप के वो फैक्टर्स ही हम बना रहे हैं, और उसके बाद कट करके वही पोजीशन पर हम आ जाएंगे। तो चलिए, तो पूरा काफी कुछ डिस्कशन हुआ, हमारी 2 मेथड कंप्लीट हुई, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और यू कैन से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दोनों डिस्कशन के बेस पर जो भी होमवर्क है वो आपको खत्म करना होगा। मैं आपको बताऊं कि जो आज ये वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा, तो देखा जाए तो 22 से लेके 37 तक आपको काम खत्म करना होगा। 22 से 37 जो हमने क्वेश्चन ये वीडियो लेक्चर में कर लिए हैं वो भी आपको खत्म करना है, स्क्रीनशॉट तो आपने लिए होंगे, ठीक है। सो कंप्लीट फ्रॉम स्टडी मटेरियल 22 टू 37 ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज का ये सेशन अब यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।